परिचय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पीएम मोदी कल देहरादून के दौरे पर आएंगे, जहां वो परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। आने का आप उत्साह देख रहे होंगे। जब से ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, दूर दराज के लोग अपने साधनों से देहरादून पहुँच रहे हैं और निश्चित रूप से उनका आना उत्तराखंड में हमेशा ही जो है उत्तराखंड के लोगों को हमेशा उनका इंतज़ार रहता है और ये इंतज़ार कल हमारा पूरा होगा। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ उनका जुड़ाव है, लगाव है, एक भावनात्मक, और उन्होंने स्वयं कर्म और मर्म का रिश्ता यहाँ से बताया है, तो उनके आने से हम सभी लोगों को एक नई ऊर्जा का, नई जोश का संचार होगा यहाँ उत्तराखंड के जनमानस में भी और उत्तराखंड के हमारे सभी कार्यकर्ताओं। कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड पहुँच रहे हैं, देहरादून पहुँच रहे हैं। एक तरफ हमारा विकास कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन होगा, वही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रचार का जो उद्घोष होगा वो कल होने वाला है। जब उत्तर प्रदेश के साथ थे और उत्तराखंड बनने के बाद इस 5 वर्ष में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सरकार में जो काम हुआ है तो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और आइए अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम। पीएम मोदी दोपहर 12:25 पर देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 12:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से पीएम हेलीकॉप्टर से देहरादून के परेड ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। 12:50 पर परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। फिर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से परेड ग्राउंड देहरादून से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और 2:55 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जिन परियोजनाओं का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे उनमें दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। इसका निर्माण करीब 8300 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसके बनने से दिल्ली देहरादून के बीच यात्रा करने वालों को सफर में सहूलियत होगी। कहा जा रहा है कि इस हाईवे के बनने से 6 घंटे का सफर महज 2.5 घंटे में तय हो जाएगा। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। और अब आपको बताते हैं कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने में किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है और इसकी क्या और खासियत है। देहरादून की पहाड़ियों में डाटकाली मंदिर के पास 340 मीटर लॉन्ग टनल होगा, जिससे हाईवे पर वाइल्ड लाइफ का प्रभाव नहीं होगा। साथ ही गणेशपुर देहरादून खंड में कई एनिमल पास बनाए जा रहे हैं, जिससे कोई जानवर गाड़ी से ना टकराए। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में 500 मीटर के गैप पर वाटर रेन हार्वेस्टिंग और 400 से अधिक वाटर रिचार्ज पॉइंट्स भी होंगे। बात अगर चुनावों की करें तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे नेताओं की विवादित और तल्ख बयानों की बाढ़ भी आने लगी है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जाली, टोपी और लुंगी छाप गुंडों का आतंक था, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही ऐसे गुंडे जेल चले गए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में लुंगी छाप गुंडों का आतंक मचा हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जालीदार टोपी लगाए राइफलधारी गुंडे व्यापारियों को डराते थे और धमकाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा,
आइए सुनिए वो बयान। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या ये गुंडे आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? सही बात बताना, दिखाई दे रहे हैं क्या? मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम सभी काम अच्छे कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए भी काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का, हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा क्या? 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए, व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। उन्नाव में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। खबरों के मुताबिक इसमें इलाके की आरक्षित सीटों पर चर्चा हुई। दरअसल बसपा का फोकस प्रदेश की 86 आरक्षित सीटों पर है। इस सम्मेलन में पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार और सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी से लेकर महिला सुरक्षा तक सब मुद्दों पर सवाल उठे हैं। उन्होंने बताया कि सपा को भाजपा की बी टीम उन्होंने बताया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा सरकार में कानून का राज चलता था। पूरे प्रदेश में जिस तरह से दहशत फैली हुई है और माहौल है, गुंडागर्दी, माफियागर्दी, सब चीज़ें खुल के चल रही हैं, तो और जहाँ लोग बेरोजगार हैं, किसान भी परेशान हैं, मर रहे हैं, महिलाएं आतंकित हैं, तो इन सबको दूर करने के लिए और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वां मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने देखा कितना उत्साहित हैं लोग। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा से उनका समझौता सीटों के लिए नहीं बल्कि तमाम अहम मुद्दों के लिए हुआ है। ओपी राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश एक सीट भी ना दें तो भी गठबंधन बरकरार रहेगा। हम लोगों का जो समझौता है, उस समझौते में जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन किया है। आप लोगों को भ्रम है कि सीट का, एक भी सीट अखिलेश जी ओम प्रकाश को नहीं देंगे, तब भी ओम प्रकाश राजभर अखिलेश को सीएम बना के मानूंगा। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर अपने विरोधियों पर निशाना साधा। भाजपा, सपा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, यूपी में खासकर भाजपा, सपा, कांग्रेस आदि के द्वारा प्रदेश की जनता को लुभाने व गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है, जिनको सत्ता में आने के बाद अधिकांश भुला दिया जाता है। अभी तक का इनका यही इतिहास रहा है। जनता इनसे सतर्क रहे। और बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। अनिल राजभर ने कहा कि मायावती अब सोशल मीडिया पर राजनीति के फैशन का हिस्सा बन रही हैं और बौखलाहट में ऐसी बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मायावती को यूपी की जनता ने 4 बार मौका दिया है, अब उनके बारे में जानने के लिए कुछ नहीं बचा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, चुनावी मौसम है, तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया है, बसपा सुप्रीमो है, और उन्होंने कहा है कि इस समय भाजपा, सपा, कांग्रेस सब प्रलोभन दे रहे हैं तमाम तरह का, लेकिन लोग जो है वो भ्रमित ना हो। उनका कहना है कि जब सरकार में रहे तब कुछ किया नहीं और अब वादे कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 4 बार मौका दिया है मायावती जी को। उनके बारे में जानने के लिए प्रदेश की जनता के पास कुछ बचा नहीं है, और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से वो जानती हैं। इसीलिए जो आज एक सोशल मीडिया पर राजनीति का एक फैशन चल पड़ा है, उसका वो हिस्सा बन रही है। कभी धरातल पर तो जाना नहीं है, कभी जनता के बीच में तो जाना नहीं है। तो इस तरह के उल जुलूल की बात करना, और मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का हमारा दलित वर्ग है,
वो बड़े पैमाने पर जो हम 300 पार की बात करते हैं, प्रदेश में 2017 को दोहराने की बात करते हैं, उसके पीछे जो बड़ा आधार है, दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज की तारीख में जुड़ चुका है और हमारी सरकार बनाने में वो बहुत बड़ी सहयोगी की भूमिका में आगे आकर खड़ा होने वाला है। तो फ्रस्ट्रेशन में ये बातें निकल रही हैं। हमारे साथ में अनिल राजभर जी, जिनका साफ कहना है कि जो दावा कर रही है भाजपा 2022 में पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने की, उसके पीछे एक बड़ा जो आधार है वो है दलित वोट बैंक। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। झांसी में जनसभा के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 दिवसीय बुंदेलखंड का दौरा संपन्न हो गया। अखिलेश यादव विजय रथ अब प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में जाएगा, लेकिन झांसी में समर्थकों की भारी भीड़ के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उनके पावर शो में समर्थकों की काफी भीड़ है। दिखाई दे रहे हैं बुल, ये जो बुलडोजर वाले हैं इनका बुल दिखाई दे रहा है खेत में। रात रात जगना पड़ रहा हमारे किसानों को। बताओ बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? एक ही विकास है, इनका एक ही विकास है, नाम बदलना, रंग बदलना। जहाँ जाते हैं वहाँ नाम बदल देते हैं, जहाँ जाते हैं नए नाम रख देते हैं। यही इनका विकास है, नाम बदलना। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर लगातार वार कर रहे हैं, तो भाजपा नेता भी अखिलेश यादव पर पलटवार करने में देर नहीं लगा रहे। 2014 में भी फेल और पास का सर्टिफिकेट मिला है, 2017 में भी फेल पास का सर्टिफिकेट मिला है, 2019 में भी फेल पास का सर्टिफिकेट मिला है। कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ, उनको अंतर्मन से इस बात को टटोलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है वो केवल लफाजी करते हैं और उनकी लफाजी को जनता अच्छी तरीके से समझती है। देखिए, अखिलेश यादव को ये नहीं लगता, अखिलेश यादव एक राज परिवार में कह सकते हैं कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था, वंशवादी परंपरा के तहत वो मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री पद उनका छिन गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने छीन लिया। अब आज उनको ये लग रहा है कि हम वो मुख्यमंत्री रहना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, तो लोकतंत्र में किसी का अधिकार नहीं है। वहीं यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकारी आवास को खाली करते समय उनकी टोटी भी उखाड़ कर ले जाते हैं, जबकि सीएम योगी और पीएम मोदी घर घर इसी टोटी के जरिए पीने का पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम से लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना घर भी खाली करते हैं तो टोटी तोड़ लेते हैं, घर की टोटी तोड़ लेते हैं। तोड़ी कि नहीं तोड़ी? तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी थी? और ये योगी मोदी ऐसे हैं, इन्होंने कहा टोंटी तोड़नी नहीं है, गांव के गरीब को टोंटी के साथ जोड़ना है, घर घर टंकी से पानी पहुंचाना है। यूपी में फिर से कोविड सैंपल टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद ये सख्ती बढ़ी है। अब रोजाना 2 से 2.5 लाख कोविड सैंपल टेस्टिंग के निर्देश हैं। ओमिक्रॉन की आशंका पर फोकस टेस्टिंग बढ़ाने को भी कहा गया है। केसेस कम होने के बाद प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख तक टेस्टिंग आ गई थी। वहीं डीजी हेल्थ डॉक्टर वेद ब्रत सिंह ने क्या कहा, आइए उसे जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम इसको एंट्री ना करने दी जाए, इसको लेकर क्या तैयारी है, ये हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वेद ब्रत जी से। सर, जानना चाहेंगे जो नया वेरिएंट आया है, इसके बाद एक बार फिर से हम हड़कंप जैसे हालात देख रहे हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लोगों में डर भी है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या तैयारी है, क्योंकि अब तो कर्नाटक में 2 केस भी आ गए। जी देखिए, हमारी तैयारी तो जैसे पूर्व में रहती थी, हम लोग उसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पे। अभी थोड़ा सा पिछले कुछ माहों में टेस्टिंग थोड़ी कम हो गई, तो हम लोगों ने फिर टेस्टिंग बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है सभी जनपदों में, और मेरा लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में
2 लाख के ऊपर टेस्टिंग प्रतिदिन हों। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि एयरपोर्ट ऐसी सेंसिटिव जगह है जहाँ पर फ्लाइट से बाहर से लोग आते हैं, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, तमाम ऐसी जगह है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है? देखिए, यहाँ तो केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवलर आता है, जो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं उनकी कंपलसरी RT-PCR जाँच कराई जा रही है, जो एट रिस्क कंट्रीज़ वाले नहीं हैं उनको रैंडम 5% सैम्पलिंग कराई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर वेदव्रत जी, जिन्होंने बताया कि पूरी तरह से तैयार है पूरा शासन प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा, और जगह जगह पर जो लोग विदेश से आने वाले हैं, जो ऐसे देशों से हैं जो प्रभावित है इस नए वेरिएंट से, वहाँ से आने वाले सभी यात्रियों की 100% टेस्टिंग, और जो बाकी देशों से आने वाले लोग हैं उनकी रैंडमली टेस्टिंग के लिए निर्देश जारी कर दिए गए और टीम्स को भी पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो सैंपल टेस्टिंग है उसको भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। वहीं पहाड़ की वादियों में इन दिनों बर्फ ने पारा माइनस पे पहुंचा दिया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तराखंड से 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा बड़कोट, उत्तरकाशी, जोशीमठ और रुद्रप्रयाग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां से बर्फबारी और मौसम का मिजाज बदलने की तस्वीरें आपके सामने हैं।